भारत सरकार ने चीन के मोबाइल फोन ऐप्स को बैन करके चीन को हैरान कर दिया है और चीन को यह बात ऐसा लगता है कि बहुत चुभी है, क्योंकि ये चीन का वो अंतर्राष्ट्रीय अपमान है जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि भारतीय सेना और सरकार तो अपना काम कर रही है, पर आप लोग चीन को जवाब देने के लिए अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए इस पर चर्चा करना चाहते हैं और इस खून खराबे का लाइव टेलीकास्ट अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं, या फिर आप भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आज हम आपको चीन के खिलाफ क्रांति करने के लिए सबसे बड़ा मंच उपलब्ध कराएंगे। और यकीन मानिए, अगर इस मंच पर भारत के 137 करोड़ लोगों ने एक साथ आकर अपनी आवाज बुलंद कर दी तो इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी और चीन लड़ने से पहले ही घुटने टेक देगा। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, मजबूत बनना है, तो मेड इन चाइना को हराना होगा, और अगर मेड इन चाइना को हराना है तो मेड इन इंडिया को मजबूत करना होगा। और अगर आप भी इस पर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो आप आज हमारे इस हैशटैग पर #मेड इन इंडिया पर ट्वीट करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, देश को बता सकते हैं कि हम मेड इन इंडिया को कैसे मजबूत करें। यह भारत के 137 करोड़ लोगों द्वारा चीन को दिया गया ऐसा जवाब होगा जिसके लिए आपको बंदूक नहीं, सिर्फ अपना मोबाइल फोन उठाना है। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि भारत सरकार के एक्शन ने कैसे चीन के खिलाफ एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। दुनिया के कुछ देश कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ का आरोप है कि चीन उनकी कमजोर अर्थव्यवस्थाओं का फायदा उठाकर उनके देश में आर्थिक अतिक्रमण कर रहा है, जबकि कई देशों का चीन के साथ वर्षों पुराना सीमा विवाद चल रहा है। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो चीन के पारंपरिक दुश्मन रहे हैं। भारत के नेतृत्व में ये सभी देश कैसे एक साथ आकर एकजुट होकर चीन को मिलकर जवाब दे सकते हैं, आज हम ये फॉर्मूला आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में हम भारत में टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले उन 20 करोड़ लोगों की बात करेंगे जिनके लिए टिकटॉक बैन हो जाने की खबर किसी बड़े झटके से, सदमे से कम नहीं है। ये टिकटॉकर्स परेशान हैं, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। अब ये लोग अपने ही मेड इन इंडिया टैलेंट के लिए एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। अब इन लोगों को ये इंतजार जल्द ही इनका खत्म होने वाला है। ये इंतजार कैसे खत्म होगा आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब हमारा टैलेंट मेड इन इंडिया है तो इसके लिए प्लेटफॉर्म यानी मंच भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। और वो मेड इन इंडिया मंच कौन सा हो सकता है जो कि टिकटॉक से भी बड़ा होगा, टिकटॉक से विशाल होगा और बेहतर होगा, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कोरोना वायरस से फैली महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया। आज के संबोधन में प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ने पर यह आंकड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ हो जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन एक कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को होगा जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से संक्रमण पर लापरवाही दिखाने वालों से नाराज दिखे। उन्होंने कहा, अनलॉक 1 शुरू होने के बाद देश में लापरवाही बढ़ी है। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। प्रधानमंत्री ने प्रशासन से लापरवाही बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का इशारा भी किया।
इसके लिए पीएम मोदी ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, जिन पर मास्क नहीं पहनने पर 13,000 का जुर्माना लगा। एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। प्रधानमंत्री ने मास्क और 2 गज की दूरी का मंत्र देशवासियों को फिर याद दिलाया। महामारी से मुकाबले में करदाताओं के योगदान की भी तारीफ की। देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लौटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। वो भी जरूरी था क्योंकि आपके बिना सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन के कारण बहुत से मजदूरों को खाना नहीं मिल पाया। एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने प्रधानमंत्री के संबोधन का स्वागत किया है। निश्चित तौर पर यह एक महत्वाकांक्षी और राहत भरी योजना का ऐलान हुआ है और प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के तमाम राजनीतिक दलों को आभारी होना चाहिए। चीन की 59 मोबाइल ऐप पर भारत में प्रतिबंध के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से और एप्पल ने ऐप स्टोर से टिकटॉक समेत ज्यादातर चीन की ऐप्स को हटा लिया है। देश में जिन लोगों के मोबाइल में टिकटॉक ऐप पहले से मौजूद थे, उनके मोबाइल में भी टिकटॉक ऐप ने काम करना बंद कर दिया है। नहीं, वो देश के सिक्योरिटी एंगल पे देखते हुए जो चाइना का जो जितने भी ऐप्स है उस ऐप्स को बैन किया गया। अब चीन भारत से कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का पालन करना चाहिए। वहीं टिकटॉक ने भी सफाई दी है कि वो किसी यूजर का डेटा चीन की सरकार से साझा नहीं करता। चाइनीज ऐप पर बैन का असर चीन से लेकर पूरी दुनिया में होने लगा है। चीन की सोशल मीडिया वीइबो पर कल से इंडिया बैन्स 59 चाइनीज ऐप्स ट्रेंड कर रहा है। चीन के लोग इस बात से परेशान हैं कि ऐप पर बैन से चीन में बेरोजगारी बढ़ सकती है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी चाइनीज ऐप को बैन करने की मांग उठने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चीन के सिर्फ कुछ मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि चीन को कड़ा जवाब देना होगा। ममता ने कहा कि वो केंद्र सरकार के साथ हैं और उसके कदम का समर्थन करती हैं, लेकिन चीन पर उचित कार्रवाई न करने पर जनता सरकार से सवाल पूछेगी। प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले साल जून तक लोगों को राशन मुहैया करवाने की बात कही है। আর ওনারা নভেম্বর পর্যন্ত করেছেন, তো আমি এটা আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম ফ্রি রেশন। আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম যাতে লোকে দুটো খাদ্য খেতে পারে। ममता बनर्जी ने कहा कि जो देश के हित में हो, सरकार को वो कदम उठाने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन अल बदर से चीन की सांठगांठ है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अल बदर के आतंकियों ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि चीन अल बदर के आतंकी संगठन को दोबारा खड़ा करने में उनकी मदद कर सकता है। आतंकी संगठन अल बदर भारत और अफगानिस्तान में आतंकी हमले करता रहा है। चीन के मुद्दे पर भारत को फ्रांस का भी साथ मिल गया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने गलवान में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी है। फ्रांस ने एशिया में भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी माना है। भारत के बाद अब पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ब्रिटेन की संसद में चीन को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन के सांसदों ने सीमा पर चीन की गतिविधियों को आक्रामक विस्तारवाद माना है। ब्रिटिश सांसदों ने चीन को कोरोना वायरस की सही जानकारी दुनिया को देर से देने और हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन का जिम्मेदार भी माना है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहारा में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक आतंकवादी ने 26 जून को सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर 1 जवान और 5 साल के बच्चे की हत्या की थी। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने रात में कॉर्डन कर लिया। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट्स ने हमारे फोर्स पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इस महीने सुरक्षा बलों ने कुल 48 आतंकवादियों को मार गिराया है।
संदेशरा ग्रुप के बैंक फ्रॉड मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल से आज 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। अहमद पटेल से गुरुवार को फिर पूछताछ होगी। पूछताछ करने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज सुबह अहमद पटेल के घर पहुंचे। स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी के प्रमोटर संदेशरा भाइयों के करीब 15,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में अहमद पटेल से पूछताछ हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीम ने शनिवार को भी अहमद पटेल से उनके घर पर पूछताछ की थी। इनकी जो ट्रेन है ना, बड़ी नैरो गेज की तरह स्लो चल रही है, क्योंकि वो अपने बॉसेस को दिखाना चाहते हैं कि अहमद पटेल को हमने इतने घंटे तक इंट्रोगेट किया। तो करने दीजिए। आज से फिर से मैं कह रहा हूँ कि फिर से एक बार आए हैं और आपको आना जरूरी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कल से पूरे देश में अनलॉक 2 लागू हो जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक बरकरार रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 जुलाई तक नहीं खोलेंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,522 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 16,893 तक पहुंच चुकी है। देश में 5,66,840 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 3,34,822 इलाज से ठीक भी हुए हैं। क्या आप चीन में बने सामान के बहिष्कार के लिए तैयार हैं? अभी मिस्ड कॉल कीजिए 7834998998 पर और हिस्सा बनिए जी न्यूज के सबसे बड़े जन आंदोलन का, चीन के खिलाफ मेड इन इंडिया मुहिम। कल शाम को भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया और चीन में बने मोबाइल फोन ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। चीन को यह बात बहुत चुभी है क्योंकि ये चीन का वो अंतर्राष्ट्रीय अपमान है जिसकी उम्मीद चीन ने कभी नहीं की थी। चीन को लगता था कि भारत इस बार भी हमेशा की तरह आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ये 2020 का भारत है, ये नया भारत है। और हमेशा याद रखिए, भारत यानी एक राष्ट्र ना तो अकेले सेना से बनता है, ना वहां की सरकार से बनता है। देश बनता है, राष्ट्र बनता है वहां के लोगों से। और जब युद्ध होता है तो सिर्फ किसी देश की सेनाएं नहीं लड़ती, उस देश के लोग भी अपने अपने हिसाब से उस युद्ध में हिस्सा लेते हैं और वो भी पूरे तन मन धन के साथ उस युद्ध को लड़ते हैं। अगर सिर्फ सेना युद्ध लड़ रही है और देश की जनता युद्ध को सिर्फ टीवी पर देख रही है, तो फिर इसका मतलब उस देश में कहीं ना कोई कमजोरी है। और आज सबसे बड़ा मुद्दा जो हम आपके साथ उठाना चाहते हैं वो यही है कि आप क्या चाहते हैं। आप टीवी पर बैठकर इस युद्ध का लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं? आप टीवी पर बैठकर खून खराबा देखना चाहते हैं? आप उन लोगों को देखना चाहते हैं जो लगातार भारत को उकसा रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी युद्ध शुरू कर दे? या आप खुद इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं? इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि भारत के नेतृत्व में कैसे पूरी दुनिया चीन को चारों तरफ से घेर सकती है और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। ये संभव है। लेकिन आज हम इससे भी बड़ा एक सवाल पहले आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा सवाल यह है कि चीन के खिलाफ सेना और सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पर आप चीन को जवाब देने के लिए खुद कितने तैयार हैं और आप क्या कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए इस खून खराबे का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देखना चाहते हैं? इस पर पान की दुकान पर खड़े होकर चर्चा करना चाहते हैं? या फिर आप भी इस युद्ध में एक सशक्त भूमिका निभाना चाहते हैं क्योंकि आप एक भारतीय हैं, आप इस देश को प्यार करते हैं? जब कोई देश युद्ध लड़ता है तो दुश्मन को जवाब देना सिर्फ सैनिकों का काम नहीं होता, बल्कि उस देश के लोगों को भी पूरी शिद्दत के साथ अपने दिल से उस युद्ध में हिस्सा लेना होता है। जब से हमारी सीमा पर हमारे सैनिकों ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है और जब से सरकार ने चीन के बहिष्कार की शुरुआत की है, तब से भारत के लोगों की भावनाएं पूरे उबाल पर हैं। उबल रही हैं इस समय पूरे देश में लोगों की भावनाएं। चीन के खिलाफ लोगों का जोश अब सबसे ऊंचे स्तर पर है, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल भी है कि वो इसमें आखिर कर क्या सकते हैं, वो क्या भूमिका निभा सकते हैं। लोग भूमिका निभाना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कि वो क्या करें।
पिछले कुछ दिनों से हमारे लाखों दर्शक हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि वो इस युद्ध में क्या भूमिका निभा सकते हैं। वो बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, तो यहां बैठकर वो क्या कर सकते हैं। इसलिए आज जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर इस विशाल मंच पर भारत के 137 करोड़ लोगों ने एक साथ आकर अपनी आवाज उठा दी तो इसकी गूंज ना सिर्फ पूरी दुनिया को सुनाई देगी, बल्कि चीन युद्ध लड़ने से पहले ही घुटने टेक देगा। अब ये बॉल आपके पाले में है कि आप क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने आज से मेड इन इंडिया, फिर से आप सुन लीजिए, मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की है। क्योंकि अगर आपको चीन को हराना है तो मेड इन चाइना को कमजोर करना होगा, और अगर आपको मेड इन चाइना को कमजोर करना है तो मेड इन इंडिया को मजबूत करना होगा। आत्मनिर्भर बनने का यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है, उसका नाम है मेड इन इंडिया। इस मेड इन इंडिया पर गर्व कीजिए। आपकी आवाज को मंच देने के लिए आज हम पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक फोन नंबर जारी कर रहे हैं, और यह नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैं फिर भी आपको पढ़कर भी बता देता हूं। इसका नंबर है 7834998998। हिंदी में भी बताता हूं, 7834998998। इसे आप नोट कर लीजिए। और हमारी आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ आप इसे नोट कीजिए, बल्कि अपने तमाम दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, सबको यह नंबर आप भेजिए। और फिर बताइए कि इस नंबर पर आपको एक मिस्ड कॉल देना है। अगर आप चीन में बने सामान का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं और मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो मेड इन चाइना को हराना होगा, और अगर मेड इन चाइना को हराना है तो मेड इन इंडिया को मजबूत करना होगा। इसके अलावा आप #मेड इन इंडिया पर ट्वीट करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि ये स्वदेश की बात है और ये मुद्दा उठा रहा है स्वदेशी चैनल, इस देश का, भारत का पहला सबसे पुराना चैनल जो पूरी तरह स्वदेशी है, और वो स्वदेशी चैनल जो दुनिया में 180 देशों में देखा जाता है। वो चैनल आज आपसे स्वदेशी बनने की अपील कर रहा है। और याद रखिए, आपको मेड इन इंडिया पर सिर्फ ट्वीट नहीं करना, बल्कि इस पर गर्व करना है, इसे मजबूत करना है। भारत की जनसंख्या इस समय लगभग 137 करोड़ है, और अगर भारत के 137 करोड़ लोग एक साथ चीन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पूरी दुनिया को यह सुनाई देगा कि भारत के 137 करोड़ लोग चीन के बारे में क्या सोचते हैं। भारत की संख्या में ही भारत की असली शक्ति छिपी है, और चीन जैसे विशाल देश को हम अपनी संख्या के दम पर ही हरा सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मिस्ड कॉल देते ही आप जी न्यूज की टीम का हिस्सा बन जाएंगे। हम आपसे बंदूक उठाने के लिए नहीं कह रहे, हम आपसे बॉर्डर पर जाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि सिर्फ अपना मोबाइल फोन उठाकर एक मिस्ड कॉल देने के लिए कह रहे हैं। यह चीन के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया के सबसे बड़े चैनल पर, जिसके जरिए आप घर बैठे चीन को जवाब दे सकते हैं, और आपके इस जवाब की गूंज 180 देशों तक जाएगी। साथ ही इसका एक फायदा और भी होगा। आपने ये भी देखा होगा, हमारे देश में भी मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज भी चीन की टीम में खेल रहे हैं, जो आज भी ये कह रहे हैं कि इन ऐप्स को बैन करने से क्या होगा, जो आज भी ये कह रहे हैं कि चीनी सामान खरीदे बिना हमारा काम नहीं चल सकता, हम चीन का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं, जो आज भी सिर्फ भारत सरकार को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लड़ते क्यों नहीं, आप युद्ध में क्यों नहीं जाते, आप चीन के साथ अभी बिना तैयारी के भिड़ जाइए। क्योंकि ये मन ही मन सोचते हैं कि जितने ज्यादा सैनिक मरेंगे, भारत को जितना नुकसान होगा, मन ही मन इनकी अंदरूनी जो ताकत है, इनको ऐसा लगता है वो बढ़ेगी, राजनीति की दुकान और चमकेगी। लेकिन भारत की सेना और भारत की सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, और वो धीरे धीरे बहुत अच्छी रणनीति के साथ चीन को जवाब देंगे, और जरूर देंगे। तो इसलिए आज
इस भारतीय सेना की टीम को हम और बड़ा कर रहे हैं और उसमें अब हम 137 करोड़ लोगों को शामिल कर देंगे और ये मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन जाएगी। यानी अब आप ये सोचिए कि जी न्यूज के साथ मिलकर इस मंच पर आकर आप दुनिया की सबसे बड़ी टीम बना लेंगे और अगर यह मुहिम सफल हो गई तो यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वदेशी मुहिम बन जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताते हैं कि जब आप इस नंबर को डायल करेंगे तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस नंबर पर जब मिस्ड कॉल दें तो आपको घंटी की आवाज ना सुनाई दे। तो इसका मतलब यह मत समझिए कि आपकी मिस्ड कॉल दर्ज नहीं हुई। घंटी का इंतजार मत कीजिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए और अगर घंटी की आवाज नहीं भी आई है तो भी आपकी मिस्ड कॉल रजिस्टर हो जाएगी, क्योंकि जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, जब आपकी तरह हजारों लाखों लोग एक साथ किसी नंबर पर ट्राई कर रहे होंगे, हालांकि हमारे पास सैकड़ों हजारों की संख्या में इसके नंबर के जो लाइंस हैं वो उपलब्ध हैं और एक साथ हम बहुत बड़े ट्रैफिक को ले पाएंगे। लेकिन तो भी अगर आपको घंटी की आवाज नहीं भी आती है तो यह मत सोचिएगा कि आपकी फोन कॉल रजिस्टर नहीं हो रही। जैसे ही आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल देंगे वैसे ही आपके मोबाइल फोन पर जी न्यूज की तरफ से एक एसएमएस आएगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि आपकी राय दर्ज हो चुकी है। इस एसएमएस में दिए गए एक लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यानी जब ये एसएमएस आएगा तो इस एसएमएस के साथ आपके फोन में एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके एक सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और यह देश का सबसे बड़ा सर्वे होगा, सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे। आप चीन को कैसे जवाब दे सकते हैं, इसके लिए हमने एक प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चनेयर तैयार किया है। इस लिंक पर क्लिक करते ही यह प्रश्नावली आपके सामने होगी और आप इसकी मदद से अपनी बात हम तक और पूरी दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। यह चीन के खिलाफ सबसे बड़ा सर्वे होगा दुनिया का और आपको इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। इस सर्वे के लिए हम चैट बॉट की मदद लेंगे। आपको चैट बॉट भी बताते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित सर्वे है। यहां चैट का मतलब है बातचीत और बॉट का मतलब है रोबोट, यानी एक ऐसा रोबोट जो आपसे बातचीत कर सकता है। तो ये चैट बॉट के जरिए ये सर्वे आपसे किया जाएगा। ये जो रोबोट है ये आपसे बात करेगा, इसलिए आप भी इस चैट बॉट की मदद से अपनी राय दर्ज कराइए और पूरी दुनिया को बताइए कि आप क्या सोचते हैं। भारत के खिलाफ चीन इस समय एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिसे देश के लोगों के बिना लड़ा नहीं जा सकता। हमें यह युद्ध लड़ना भी है और जीतना भी है। यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी, क्योंकि भारत के 137 करोड़ लोग भारतीय सेना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन में चीन की सेना के साथ लड़ने के लिए उनका एक भी नागरिक तैयार नहीं है, क्योंकि चीन की सेना देश की सेना नहीं है बल्कि सिर्फ एक पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है और चीन में इस सेना को लेकर राष्ट्रभक्ति की भावना बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज आपको यह तय करना है कि यह जिम्मेदारी आप सिर्फ सेना और सरकार के कंधों पर डालना चाहते हैं या खुद भी इसमें एक मजबूत भूमिका निभाना चाहते हैं। भारत में एक वर्ग ऐसा है जो चीन के इस बहिष्कार का मजाक उड़ा रहा है। हो सकता है यह वर्ग हमारी इस मुहिम का भी मजाक बनाए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यह वही वर्ग है जिसने सेना और सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आपको याद होगा जब हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तब इन्होंने सेना से सबूत मांगा कि पहले सबूत दिखाइए। जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की तो वहां मारे गए आतंकवादियों की संख्या पूछी, उनके नाम पूछे, लेकिन जब ये लोग चीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों की संख्या देखेंगे तो इन्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। आपका मनपसंद चैनल जी न्यूज 180 देशों में देखा जाता है और जब पूरी दुनिया के लोग ये देखेंगे कि भारत के लोग चीन को कैसे जवाब दे रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग को भारत की असली शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण अपने आप मिल जाएगा। इसलिए अपनी संख्या को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझिए और इस मुहिम का हिस्सा अभी से आप बनिए। इसलिए तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाइए, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर को डायल कीजिए, मिस्ड कॉल दीजिए और फिर देखिए एक हफ्ते के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा, दुनिया को ये समझ में आ जाएगा कि भारत के लोग क्या सोचते हैं और भारत के लोगों की शक्ति क्या है। और आपको एक अच्छी खुशी की बात अभी से हम ये दे दें कि जो हैशटैग हमने शुरू किया, हैशटैग मेड इन इंडिया,
वो आपकी ताकत की वजह से 27 मिनट के अंदर देश का इस समय देश में ट्रेंड होने वाला नंबर 1 हैशटैग बन चुका है। अब बस आपसे यह गुजारिश है कि ये जो मुहिम शुरू हुई है इसे रुकने मत दीजिएगा। हमने इस मुहिम की शुरुआत अब से कुछ मिनट पहले ही की थी और इतने कम समय में हमें 52,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। तो इस मुहिम का आप हिस्सा बने रहिए, फोन करते रहिए और इस दौरान हम आपको बाकी के समाचार भी देते रहेंगे। सीमा पर चीन से टकराव के बीच भारत ने जब से चीन के इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है तब से कुछ लोग इस फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने से क्या होगा, इससे चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज ऐसे लोगों को चीन की प्रतिक्रिया जरूर देखनी चाहिए, जिससे इन लोगों को अंदाजा आ जाएगा कि जिसे ये मामूली कदम बता रहे हैं उस मामूली कदम से ही चीन कितना तिलमिला गया है, कितना परेशान हो गया है। तो आपके मन में भी ये बात जरूर आई होगी कि जब से ये चाइनीज ऐप्स बैन हुई हैं कल रात से, उसके बाद चीन की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि चीन की पहली प्रतिक्रिया क्या आई है। पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम पर चिंता जताई, फिर भारत में चीन के दूतावास ने एक और बयान जारी किया और इन दोनों के बयानों का अर्थ यह निकलता है कि भारत का कदम भले ही सांकेतिक हो, लेकिन इससे चीन को एक बहुत कड़ा और बड़ा संदेश मिल गया है। और यह बड़ा संदेश यह है कि सीमा पर तनाव के बीच चीन के साथ भारत के पहले जैसे संबंध अब नहीं रह सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बॉर्डर पर सैनिक डटे रहें और हम व्यापार भी करते रहें, ये संभव नहीं है। चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले पर अब चीन की पहली प्रतिक्रिया जो आई है और चीन के विदेश मंत्रालय ने जो कहा है वो भारत के इस कदम से बहुत चिंतित हैं, उनका ऐसा कहना है। इसके बाद चीन नसीहत देने पर उतर आया और वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करने लगा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देकर उसकी जिम्मेदारियां समझाने लगा। चीन के दूतावास ने भारत के कदम को पक्षपातपूर्ण बताया है और यह कहा है कि चीन ऐसे कदम का विरोध करता है। चीन ने कहा है कि जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया उन ऐप्स के भारत में बड़ी संख्या में यूजर्स हैं। ये ऐप्स भारतीय कानून का पूरा पालन करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के जिस आधार पर भारत ने इन ऐप्स को बैन किया है वो आधार अपने आप में संदिग्ध है। ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों का भी उल्लंघन है। चीन ने कहा है कि भारत को भेदभावपूर्ण रवैया बंद करना चाहिए, सभी निवेशकों के साथ बराबरी से पेश आना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों के हितों को ध्यान में रखकर अपने फैसले लेने चाहिए। चीन अब यह भी कह रहा है कि वो अपनी कंपनियों से हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए कहता है और विदेशों में व्यापार करने के लिए वहां के कानूनों का पालन करने पर जोर देता है। इसी में चीन ने यह बात भी जोड़ दी कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी हितों की अनदेखी ना होने दे। भारत में चीन के दूतावास ने इससे एक कदम आगे बढ़कर बात की है। जो चीन खुद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करता, जिस चीन ने खुद अपने यहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ट्विटर को बैन कर रखा है, फेसबुक को बैन कर रखा है, यूट्यूब को उन्होंने अपने यहां बैन कर रखा है, वो चीन भारत को उपदेश दे रहा है क्योंकि उसे भारत का यह कदम बहुत चुभा है। अगर चीन को यह बात परेशान कर रही है तो इसका मतलब यही है कि भारत ने अपना तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगाया है। सबसे पहले आप सुनिए आज चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। 中方对印方有关公告表示强烈关注，正在了解核实情况。我想强调，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。中印两国在务实领域的合作是互利共赢的，这种合作格局受到人为损害，实际上并不符合印方自己的。 आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 62,000 कॉल्स अभी तक आ चुकी हैं, 62,000 मिस्ड कॉल्स हमें अभी मिल चुके हैं, जो नंबर अभी हमने आपको दिया था। भारत के एक छोटे से कदम ने ही चीन को दुनिया भर के नियम कानून याद दिला दिए।
वो पारदर्शिता की बात करने लगा। अभी तो भारत ने सिर्फ कुछ चाइनीज ऐप्स ही बैन किए हैं। अगर इसके बाद कोई और बड़ा कदम उठा लिया तो अब आप खुद सोचिए कि इस पर चीन में कैसी खलबली मच जाएगी। ग्लोबल टाइम्स जैसे चीन के सरकारी मीडिया में अब यह बात हो रही है कि चीन के उन निवेशकों के लिए भारत में बड़ा खतरा हो गया है जिन निवेशकों को भारत बहुत पसंद है। ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र किया गया कि पिछले 3 वर्षों में चीन के निवेशकों ने भारत में करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन कट्टर राष्ट्रवाद की वजह से भारत चीन के निवेशकों का भरोसा तोड़ने में जुटा है और ऐसा करके भारत निवेश की पसंदीदा जगह की छवि भी कमजोर कर रहा है। यानी चीन को अब अपने पैसे की भी चिंता हो रही है और इसके लिए चीन, आप सोचिए, किसे दोष दे रहा है? कट्टर राष्ट्रवाद। और हमें बड़ी खुशी है कि चीन जैसे देश को पता चल गया कि भारत में राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, भारत में राष्ट्रवादी सरकार है। और राष्ट्रवादी शब्द नेगेटिव शब्द नहीं है, पॉजिटिव शब्द है। राष्ट्रवादी का मतलब होता है जो अपने राष्ट्र से प्यार करता है। तो अब आपने देखा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इससे चीन का कुछ नुकसान नहीं होने वाला। यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, कुछ 1000 करोड़ रुपए के नुकसान से चीन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सोचिए, इतने से नुकसान से ही चीन को अपने निवेश की चिंता हो रही है, अपने पैसे की चिंता हो रही है। लेकिन चीन की चिंता करने वाले लोग भारत में भी हैं। चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद भारत में एक खास सोच वाले लोग या तो इस फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें चीन के लिए फिक्र ज्यादा दिखती है और भारत के लिए फिक्र कम दिखाई देती है। जैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि टिकटॉक ने कोरोना वायरस से लड़ाई में पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए का दान दिया है। अब जब टिकटॉक पर प्रतिबंध लग गया है तो क्या इस पैसे को वापस लौटाया जाएगा? इसी तरह से कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर सुरक्षा कारणों से चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है तो ऐसे भारतीय ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। कई लोग टिकटॉक के लिए ये कहकर आंसू बहा रहे हैं कि इससे भारत के युवा बेरोजगार हो जाएंगे। ये इस तरह की बातें हैं कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ही इन चाइनीज ऐप्स से चल रही हो। इसी तरह से कई लोग टिकटॉक स्टार्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों के लोगों से टिकटॉक को छीन लिया गया है, उनकी प्रतिभा को छीन लिया गया है। ये उसी तरह की बात है जैसे टिकटॉक जैसे ऐप्स के बिना कोई जी नहीं सकता या फिर इसका कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। टिकटॉक के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं और वो विकल्प क्या हो सकते हैं, हमने सोचा है कि हम आपको अब हर उद्योग में जाकर उसके विकल्प आपको बताएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं तो हम बताएंगे कि चीनी सामान का विकल्प भारत में क्या है। अगर आप कपड़े खरीदते हैं चीन से तो हम आपको बताएंगे कि भारत में उसका क्या विकल्प है। ये जो चाइनीज ऐप्स बैन हुई हैं इनका भी भारत में क्या विकल्प है ये भी हम आपको बताएंगे। और थोड़े ही दिन में आप रुक जाइए, कुछ घंटे रुक जाइए, हम आपको ये भी बताएंगे कि टिकटॉक से भी बेहतर भारत की वो कौन सी ऐप है जिस पर सारे टिकटॉकर्स मूव कर सकते हैं। इसी बीच टिकटॉक ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि वो सरकार की चिंताओं पर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने को तैयार है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर टिकटॉक भारत के कानूनों का पालन करता है और वो यूजर्स की कोई भी जानकारी चीन ही क्या किसी भी सरकार को नहीं देता और ना ही भविष्य में ऐसा करेगा। तो चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के कदम को भले ही भारत में कुछ लोग बहुत मामूली बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि भारत के इस फैसले से चीन परेशान हो गया है और दुनिया भर में इस कदम की व्यापक चर्चा हो रही है। आज पूरी दुनिया भारत की चर्चा कर रही है और ये जो चीनी कंपनियां थीं और ये जो चीनी ऐप्स थे, ये इससे पहले भारत को गंभीरता से नहीं लेते थे। पहली बार इन्हें समझ में आया कि भारत क्या है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ब्रिटेन से लेकर जापान तक दुनिया के बड़े बड़े अखबार इस खबर को प्रमुखता से छाप रहे हैं और चीन से तनाव के बीच भारत का एक बहुत बड़ा और कड़ा जवाब इसे मान रहे हैं। जैसे जापान के सबसे बड़े अखबार द जापान टाइम्स में यह लिखा गया है कि सीमा पर चीन से खूनी टकराव के बीच भारत का यह कदम बहुत अप्रत्याशित है, यानी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन भारत ने बता दिया है कि चीन के खिलाफ इस तरह के बड़े कदम उठाने में भारत को अब कोई हिचक नहीं है और भारत जो कहता है वो करता भी है। जापान का अखबार ये लिख रहा है। विदेशी अखबारों में यह कहा जा रहा है कि अब तक चीन भारत के साथ सीमा विवाद को हल्का समझ रहा था और इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन भारत की जनता में चीन के खिलाफ माहौल और फिर भारत सरकार के कड़े कदमों से अब चीन के लिए सीमा विवाद के मामले को हल्का समझना, इसे हल्के में लेना बहुत मुश्किल होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स
और द गार्डियन जैसे अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े अखबारों में यह इशारा किया जा रहा है कि अगर भारत इस तरह के कदम उठा सकता है तो फिर अमेरिका और यूरोप में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका में भी टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स पर सवाल उठे हैं और वहां इनकी जांच हो रही है। प्राइवेसी और डेटा कलेक्शन को लेकर यूरोप में भी टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स की जांच हो रही है। भारत के इस कदम की ग्लोबल कवरेज में चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों से सुरक्षा के खतरे के मुद्दे पर भी अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि चीन की इन कंपनियों से दुनिया के दूसरे देशों को इसलिए भी खतरा है क्योंकि चीन में बने कानून के तहत ऐसी कंपनियों को यूजर से जुटाई हर जानकारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के साथ शेयर करनी पड़ती है। ये इन चाइनीज कंपनियों की कानूनी बाध्यता है, इनकी कानूनी मजबूरी है। तो अब आप सोच लीजिए, पूरी दुनिया में एक नया माहौल तैयार हो चुका है। आपके स्क्रीन पर अब तक मिस्ड कॉल की संख्या आप देख रहे हैं, 75,413 कॉल हमें आ चुके हैं और मेड इन इंडिया जो हमने हैशटैग दिया था अब देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और अभी डीएनए शुरू हुए लगभग 38 मिनट हुए हैं। यह है आपकी ताकत और इस ताकत को शायद हमारे देश के लोग आप सब समझ नहीं पाए अभी तक और इसीलिए आज जी न्यूज आपसे अपील कर रहा है, आप अपनी ताकत को समझिए। आपके हाथ में वो ताकत है जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि हम उसकी ताकत को ना तो पहचान पाए हैं अपने देश की ताकत को और ना ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये जो मुहिम शुरू हुई है, इसके जरिए जब आप अपनी इस ताकत को देखेंगे तो आपको अपने ऊपर और अपने देश पर गर्व होगा। चीन भारत को धमकियां दे रहा है, लेकिन सच यह है कि चीन ने अभी से भारत के खिलाफ अपनी हार कबूल कर ली है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चीन अब उन कमजोर देशों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर गोली चलाना चाहता है, जो देश पहले ही भारत से कई बार हार चुके हैं या भारत से लड़ने की स्थिति में हैं ही नहीं। जो हमें नई जानकारियां मिली हैं उनके मुताबिक चीन के कुछ सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी पीओके में आतंकवादी संगठन अल बद्र के आतंकवादियों से मुलाकात की है। चीन इस आतंकवादी संगठन को पैसा देकर इसे फिर से मजबूत करना चाहता है ताकि यह भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ सके। अल बद्र पाकिस्तान से संचालित होने वाला एक आतंकवादी संगठन है और यह अफगानिस्तान और कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है और इसने कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। कारगिल युद्ध जब हुआ था उस समय ये काफी एक्टिव था और अब चीन को ऐसा लगता है कि ये चीन की मदद कर सकता है। तो अब आप सोच लीजिए कि चीन का स्तर कहां तक चला गया है। अब आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि चीन भारत के खिलाफ जिस पाकिस्तान की मदद ले रहा है उसकी पूरी दुनिया में कैसे उसका पूरी दुनिया में अपमान हो रहा है और उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने यानी ईयू ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगे और इसके पीछे जो वजह है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान के 150 पायलट्स के लाइसेंस फर्जी पाए गए हैं। एक बहुत बड़ी बात है और जब यूरोपियन यूनियन को इसके बारे में पता चला कि पाकिस्तान में PIA के जो विमान हैं उन्हें उड़ाने वाले पायलट्स में बड़ी संख्या में ऐसे पायलट्स हैं जिन्होंने फर्जी लाइसेंस बना रखे हैं, तो फिर उन्हें चिंता हुई और इसलिए उन्होंने इस एयरलाइंस को बैन कर दिया। देश में चीन के बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है और वो शुरुआत कल रात को भारत की सरकार ने की थी, आपके द्वारा की गई चुनी हुई सरकार ने, और आज रात को, आज शाम से वो आपने भी शुरू कर दिया है जी न्यूज के जरिए। लेकिन भारत चीन के खिलाफ ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता और इसके लिए भारत को दूसरे देशों को भी साथ लाना होगा। अब सवाल यह है कि इस समय दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना सकते हैं। इन देशों को आप 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वो देश हैं जो चीन से पहले कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं और ये देश या तो चीन से आर्थिक मुआवजा मांग रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि चीन के खिलाफ वायरस फैलाने को लेकर पहले जांच हो और फिर
कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि चीन ने यह वायरस फैलाया है और चीन ने पूरी जानकारियों को छुपाया है। इसलिए ये देश कार्रवाई की मांग कर रहे हैं चीन के खिलाफ। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों को आप गिन सकते हैं। बड़े देश हैं ये सारे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से चीन से इस समय बहुत क्रोधित है। आपको यह याद रखना होगा कि पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 100 से ज्यादा देशों ने अपना समर्थन दिया था। इस प्रस्ताव में इस जांच की मांग की गई थी कि कोरोना वायरस कहां से फैला। जाहिर है कि दुनिया के अधिकतर देश इस मामले में चीन से नाराज हैं और ये जांच का समर्थन करने वाले देशों की संख्या उस समय पिछले महीने 100 थी। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में देश दुनिया के चीन के खिलाफ हो गए हैं कोविड-19 की वजह से। इसी श्रेणी में वो देश भी शामिल हैं जो कोरोना वायरस के दौर में चीन के आर्थिक विस्तारवाद का शिकार हो रहे हैं। इन देशों का आरोप है कि चीन की वजह से पहले तो उनके देश में कोरोना वायरस फैला और जब इस वायरस की वजह से इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, कमजोर हो गई, तो चीन इसका फायदा उठाने में जुट गया और चीन ने इन देशों की वो कंपनियां खरीदने की कोशिश शुरू कर दी जो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। इन देशों में इटली, स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने चीन के आर्थिक विस्तारवाद को रोकने के लिए विदेशी निवेश के अपने नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं ताकि वो चीन को रोक सकें। अमेरिका ने तो चीन की चाल पहले ही समझकर वहां के शेयर बाजार से चीन की सरकारी कंपनियों को डिलीट करने वाला बिल पास कर दिया था। अब आपको दूसरी श्रेणी के बारे में बताते हैं। यह श्रेणी उन देशों की है जिनका चीन के साथ कोई ना कोई सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे देशों की संख्या 18 है। इनमें भारत भी शामिल है, क्योंकि चीन 1962 के युद्ध के दौरान न सिर्फ भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, बल्कि चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर अपना दावा करता रहा है और अब तक 1962 के बाद से लेकर अब तक चीन लगभग 43 से 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमारी यानी भारत की हड़प चुका है। इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम जापान का है, जिसके साथ चीन का 2 द्वीपों को लेकर ताजा विवाद है। हाल ही में चीन ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो जवाब में जापान ने भी अपनी नौसेना को इस समुद्री इलाके में उतार दिया है। इसके अलावा चीन वियतनाम के भी एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के हिस्से में आने वाले कुछ द्वीपों पर भी चीन कब्जा करना चाहता है। फिलीपींस के साथ भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों को लेकर चीन का विवाद है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, कंबोडिया जैसे देशों के साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, उस रशिया के साथ भी चीन का सीमा विवाद है, जिसके साथ चीन की नई नई दोस्ती हुई है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रशिया को चीन के पैसे की बहुत जरूरत है और चीन को अमेरिका से लड़ने के लिए रशिया का साथ बहुत जरूरी लगता है, इसलिए दोनों दोस्त बन गए। लेकिन रशिया के साथ भी चीन का करीब 1,60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर विवाद है। इसके अलावा भारत के पड़ोस में नेपाल और भूटान के साथ भी चीन जमीन को लेकर अक्सर विवाद करता है। चीन की सीमा पर नेपाल के कुछ गांवों पर चीन ने कब्जा कर लिया है और भूटान के कई इलाकों में भी चीन अक्सर अपना दावा जताता है। इनमें से नेपाल तो अब चीन के पाले में ही दिखाई दे रहा है। नेपाल को चीन ने अपनी तरफ कर लिया है। अगर चीन के पारंपरिक दुश्मनों की बात करें तो इसमें जापान, अमेरिका, वियतनाम और भारत जैसे देश अब शामिल हैं। चीन के मामले में इन देशों का झुकाव भारत की तरफ रहा है, यानी अगर चीन के खिलाफ भारत के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना तो यह गठबंधन बहुत मजबूत होगा और चीन के लिए इस गठबंधन का सामना करना आसान नहीं होगा। और इसलिए हम बार बार इसको कह रहे हैं कि अब लड़ाई जो होगी वो चीन और भारत के मित्र देशों के बीच होगी। एक तरफ चीन होगा और दूसरी तरफ भारत और उसके मित्र देश। और आगे बढ़ने से पहले अपडेट यह है कि आपके मिस्ड कॉल्स की संख्या कुछ ही मिनटों के अंदर 1,00,000 को पार कर चुकी है और अब हमारे पास मिस्ड कॉल हैं कुल मिलाकर 1,04,309। बिजली की गति से मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं और हमें आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने आज जो नंबर जारी किया है उस पर हमें प्रति मिनट 5,000 मिस्ड कॉल्स आ रही हैं। फिर से आपको बता देते हैं, हर मिनट में 5,000 मिस्ड कॉल्स आ रही हैं, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में फोन कॉल्स हैंडल करने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी प्रति मिनट ज्यादा से ज्यादा
5000 कॉल्स ही हैंडल कर सकती है, यानी हमें अधिकतम मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मिस्ड कॉल ना दे पा रहे हों, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये अभियान नए भारत के निर्माण के लिए है और आपका मिस्ड कॉल अगर हो सकता है थोड़ी देर ना भी कनेक्ट हो, लेकिन थोड़ी ही देर में कनेक्ट जरूर होगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया 1 मिनट में 5000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स हमारे पास इस समय आ रही हैं। यह है भारत की ताकत। और अब आप तस्वीरें देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर। इस समय करोड़ों लोग भारत में और विदेशों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो अपने घरों में जी न्यूज़ देख रहे हैं, डीएनए देख रहे हैं, हमारी इस अपील को सुन रहे हैं और इस मुहिम में चाइना के खिलाफ शामिल हो रहे हैं। और दिल्ली की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, पटना की तस्वीर आपको दिखाई। आप समझ लीजिए कि इस समय भारत के हर परिवार इस समय जी न्यूज़ देख रहा है, डीएनए देख रहा है। दिल्ली, पटना, अहमदाबाद, शहर चाहे जो भी हो, हम आपको सारी तस्वीरें तो शायद नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इस समय हमारे पास नहीं होगा, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस समय इस शो को देख रहे हैं, अपने मनपसंद चैनल को देख रहे हैं और हमारी इस मुहिम के साथ शामिल हो रहे हैं। भारत के फैसले पर चीन चाहे जो कहे, लेकिन चीन को यह समझ लेना चाहिए कि सरकार के इस फैसले के समर्थन में पूरा भारत चीन के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है, क्योंकि चाहे देश की सीमा पर चीन के सैनिक हों या फिर चाइनीज ऐप्स हों या फिर बाकी का चाइनीज सामान हो, अब भारत चीन की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे सीमा पर घुसपैठ हो, चाहे हमारे बाजारों में घुसपैठ हो और चाहे हमारे घरों में घुसपैठ हो। चीन की जनता क्या कह रही है, देश की जनता क्या कह रही है, जनता की आवाज क्या है, हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत का मूड इस समय क्या है। हमने चाइनीज सामान का बहिष्कार किया, एक छोटी सी कोशिश की है सर। जब हम मजदूर ये कर सकते हैं तो सरकार इस पर बढ़ावा क्यों नहीं देगी, पब्लिक क्यों नहीं देगी। जिस तरह पाकिस्तान अपने आतंकवादियों की घुसपैठ भारत में करवाता है, उसी तरह चीन मोबाइल फोन ऐप्स के जरिए भारत में लोगों की प्राइवेसी में घुसपैठ करता है। इसीलिए चीन पर डिजिटल एयर स्ट्राइक का देश उसी तरह समर्थन कर रहा है जिस तरह पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का स्वागत किया था। ये बैन करके तो बहुत अच्छा डिसीजन करा है, क्योंकि बैन करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन था जो हमारे 20 जवान मारे गए हैं उनके सपोर्ट में। बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे लिए, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि चाइना को फर्स्ट ऑफ ऑल नुकसान पहुंचेगा। जब से भारत सरकार ने फैसला लिया है कि चाइनीज ऐप बैन करना है, तब से मैं भी कोई ऐप यूज नहीं कर रहा हूँ। पहले होमवर्क भेजने के लिए कैम स्कैनर भी यूज करता था, पर अब मैं कोई ऐप यूज नहीं करता हूँ चाइनीज। नो मोर चाइनीज ऐप। सारे ऐप को जो बैन किया गया है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो प्रिवेसी है, देश का सिक्योरिटी जो है वो खतरे में था और हमारे डेटा को चाइनीज गवर्नमेंट के पास बेचा जा रहा था। भारत ने चाइनीज ऐप्स का हुक्का पानी बंद किया तो चीन का गला सूखने लगा, लेकिन चीन को अब समझ में आ गया होगा कि भारत सीमा पर उसकी सेना और बाजारों से उसके सामान दोनों को खदेड़ना जानता है। आपने अपने मोबाइल में से सारे ऐप डिलीट कर दिए चीन के, जो भी अब तक थे। क्या क्या डिलीट किया आपने? मैंने लाइक की टिकटॉक, शेयर एंड पबजी। ये तीनों आपने डिलीट कर दिया, टिकटॉक, शेयर इट, पबजी। पहले तो बहुत ज्यादा थे और पूरा डिलीट कर दिया। दे रहा है, दुरुस्त है। मैं तो चाहता हूँ ऐप्स क्या चाइनीज हर प्रोडक्ट बंद कर दे। और लद्दाखी ऑलमोस्ट कई सालों से चाइनीज सामान को निगलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि और भी चाइनीज चीजें बंद करें। आपके मोबाइल फोन में भी कुछ है एप्लीकेशन जो आप डिलीट करेंगे? ऐप क्या, मोबाइल ही फेंक दिया हमने। मेरा 90 ऐप है इसमें जी मोबाइल में, वो सब डिलीट कर दिया जी मैंने। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चीन को सबक सिखाना चाहिए? नहीं, हर जगह हर तरीके से फाइनेंशियली भी करना चाहिए और मिलिट्री इस बार पॉलिसी कर रहे हैं।
और अभी जो ये मोदी ने क्या बैन किया वो भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। देखिए, युवाओं का कहना है कि जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया है 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का, वो स्वागत योग्य कदम है और लेह में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अपने मोबाइल फोन से लद्दाख के नागरिक लगातार चाइनीज ऐप को डिलीट कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भी प्रण कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी चीनी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। पूरा देश चीनी ऐप्स के बहिष्कार के फैसले पर सरकार के साथ खड़ा है। मुंबई के रहने वाले अंकित अग्रवाल ने एक ऐसा ऐप भी तैयार कर लिया है जो मोबाइल फोन में इंस्टॉल होते ही सभी चीनी ऐप्स की जानकारी दे देता है और उनके विकल्प भी बताता है। इस ऐप का नाम है रिप्लेस इट, जिसके 10 दिनों में ही 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ये रिप्लेस इट ऐप मैंने अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। मैं अब इसको ओपन करके आपको इसके फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा। ये मैंने ओपन किया। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत लोगों के साथ इसकी शुरुआत होती है। अब इस ऐप में मुझे 4 बड़े फीचर्स इस ऐप के अंदर मिलते हैं। सबसे पहला है स्कैन चाइनीज ऐप्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे फ़ोन को स्कैन करता है और सारे चाइनीज ऐप्स को ढूंढता है। अभी इसमें इसको एक ऐप मिला है। मैं जैसे इस ऐप के अंदर उसको अनइंस्टॉल करने के लिए जाऊँगा, वो मुझे इंडिया के जो टॉप उसके रिप्लेसमेंट ऐप्स हो सकते हैं उनकी सूची देता है, जिससे मैं कोई भी सिंपल एक इंस्टॉल पे क्लिक करके उन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ। चीन की तरह चीन के ऐप्स भी हमेशा से ही शक के दायरे में रहे हैं। पहले भी ऐसे मामले आए हैं जब इन ऐप्स के जरिए चीन पर जासूसी के आरोप लगे हैं। वर्ष 2017 में भी भारत सरकार ने चीन की करीब 42 ऐप्स को बैन किया था, लेकिन इस बार चीन ने हरकत ही ऐसी की है कि उस पर डिजिटल स्ट्राइक करना जरूरी हो गया था। हम पूरे दिल से भारत सरकार को सपोर्ट करते हैं। नो मोर चाइनीज ऐप, नो मोर चाइनीज प्रोडक्ट। बहुत अच्छा निर्णय लिया सरकार ने अभी भी चाइनीज ऐप में जितनी भी जनता है, अब तो ऐप्स चलना वैसे बंद हो जाएंगी। और लोगों को बोला जिसके मोबाइल में ये चाइनीज ऐप हैं वो टोटली अपने मोबाइल से डिलीट करें। बहुत अच्छा डिसीजन है और हमें इस चीज़ के लिए पैनिक भी नहीं होना चाहिए कि हमारे ऐप चले गए, एंटरटेनमेंट चला गया या हमारे सपोर्टिंग सिस्टम चलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन लिया है तो सबकी सहूलियत को देखते हुए लिया है। भारत ने चीनी ऐप्स को बैन करके बता दिया है कि देश के सम्मान से बढ़कर चीन का कोई सामान नहीं हो सकता। भारत चीनी ऐप्स का बहिष्कार करना भी जानता है और उनके विकल्प तैयार करना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश का मूड ये है कि वो चीन के साथ लड़ना चाहते हैं, हर फ्रंट पर लड़ना चाहता है देश, और भारत चीन का मुकाबला करेगा, सीमा पर भी मुकाबला करेगा, अपने बाजारों में भी मुकाबला करेगा और अपने घरों के जरिए भी मुकाबला करेगा। और इस मुकाबले के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। अब हमारे पास 1,10,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल आ चुकी हैं। यहां पर हम 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारी ये मुहिम आपके साथ मिलकर जारी रहेगी। में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है, लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़
केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, आप उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है, उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी तो आज भारत के लोगों ने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है, और भारत के लोगों की ये जो आवाज है ये पूरी दुनिया में बुलंद हो रही है, और पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया कि भारत के लोग चीन के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या भारत के लोगों ने अब ये ठान लिया है कि चीन को अपनी सीमा से, अपने देश के बाजारों से और अपने घरों से बाहर कर देंगे। ब्रेक लेने से पहले हमने आपको बताया था कि हमें अब तक 1 लाख से ज्यादा कॉल्स आ चुकी हैं। यह भी अपने आप में शायद दुनिया का एक रिकॉर्ड होगा। 1 मिनट में इतनी ज्यादा कॉल्स को हैंडल करने के लिए हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो तकनीक क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 1 मिनट में आप 5000 फोन्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसको मजाक का विषय भी बना दिया होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक फोन नंबर पर 5000 कॉल्स 1 मिनट में कैसे आ सकती हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी शायद नहीं है, टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं। हम आपको बताते हैं किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को SIP यानी सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल कहते हैं, और जिस नंबर पर ये कॉल्स आप सबकी तरफ से आ रहे हैं वो वर्चुअल मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नंबर है, जिन्हें VMN नंबर्स कहा जाता है। VMN एक वायरलेस सिस्टम पर आधारित होता है, जिसका मकसद होता है एक साथ हजारों फोन कॉल्स को हैंडल करना।
SIP और VMN की मदद से 1 सेकंड में सैकड़ों फोन कॉल्स को हैंडल या अटेंड किया जा सकता है। जब आप किसी बड़ी कंपनी के कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो वहां भी हजारों कॉल्स को इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही रिसीव किया जाता है, ऐसे ही हैंडल किया जाता है, और वही टेक्नोलॉजी इस समय जी न्यूज इस्तेमाल कर रहा है। हम आपको बार बार आज ये बता रहे हैं कि अगर आप चीन के साथ युद्ध करना चाहते हैं और अगर युद्ध शुरू कर दिया तो इस बार हम 1962 वाली गलती नहीं कर सकते। इस बार हम अपनी आत्मा पर एक और बोझ नहीं डाल सकते, एक और हार अब भारत को बर्दाश्त नहीं है। 1962 में जो हमें हार मिली वो हमारी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अब हम इतिहास को दोबारा लिखना चाहते हैं और उस बोझ को हटाना चाहते हैं। इसलिए अगर चीन से हमने इस युद्ध की शुरुआत की है तो हमारे पास और कोई विकल्प है ही नहीं सिवाय जीतने का। इसलिए युद्ध अगर शुरू हुआ है तो इसमें जीत निश्चित रूप से हमारी ही होगी, और जीत का फॉर्मूला वही पुराना है जिस फॉर्मूले से हमने अंग्रेजों को यहां से भगाया था, उसी फॉर्मूले से हम चीनियों को भी यहां से भगाएंगे। उस फॉर्मूले का नाम है स्वराज। और महात्मा गांधी कहते थे कि स्वदेशी ही स्वराज की आत्मा है, और ये जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं ये स्वदेशी का फॉर्मूला है, ये स्वराज का फॉर्मूला है। स्वदेशी ही स्वराज की आत्मा है। जब अंग्रेजों के साथ हम अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब महात्मा गांधी ने यह आह्वान किया था कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सामान का बहिष्कार करें, और भारत के लोगों ने उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, भारत इतना सक्षम नहीं था, तब भी हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सामान का बहिष्कार किया था। स्वदेशी आंदोलन हमने चलाया था और उसके बाद हमें जीत मिली थी। और आज हम आपके साथ मिलकर जो मुहिम चला रहे हैं इसे आप इस 2020 का स्वदेशी आंदोलन ही कह सकते हैं। इसमें आपको जुड़ना चाहिए। इस मुहिम पर हमारे पास अलग अलग शहरों से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिन्हें आज आपको सुनना चाहिए। मेक इन इंडिया के साथ हैं और अपने भारत देश के साथ हैं और एक एक अपने जवान के साथ हैं। हम जी न्यूज़ की मुहिम के साथ हैं। मैंने मिस कॉल भी दी है और मैं पहले भी सुधीर चौधरी के साथ था और आज भी जी न्यूज़ के साथ हूँ और आगे भी जी न्यूज़ के साथ रहूँगा। जी हम जी न्यूज़ के इस मुहिम के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हमने मिस कॉल भी दी है और हम चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हैं और ऐप्स हैं उन सबको बॉयकॉट करेंगे और मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा देंगे। क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है तो हम कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं उस चीज़ में। हम इंडिया के साथ हैं, जी न्यूज़ के बिल्कुल साथ हैं। हम उनकी मुहिम के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। अगर जैसे हम उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे, मेड इन इंडिया की मुहिम से जोड़ेंगे तो उससे हमारी देश का फ़ायदा होगा, हमारी देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे देश में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। बहुत अच्छी बात है। वो मुहिम को रिस्पॉन्स देना चाहिए पब्लिक को, आवाम को, ने उसको क्या आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मुहिम चलाने से ही अपने देश के अंदर मतलब परदेशी चीज़ नहीं आएगी, स्वदेशी चीज़ चलेगी। जी न्यूज़ की इस मुहिम को हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। चाइना के सामान का बहिष्कार हो तभी इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट तेजी से बढ़ेगा। साथ साथ हम लोग अपने देश को स्वावलंबन होगा, सेल्फ डिपेंडेंसी तभी होगा जब ऐसा हम चाइना के सामान का बहिष्कार करेंगे और उनके सामान के बराबर प्राइस पे हम कम्पीट करके प्रोडक्शन इंडिया में करना शुरू करें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं अपनी कंट्री को पूरा सपोर्ट करती हूँ इसमें। हम मेड इन इंडिया यूज़ करेंगे, चाइना नहीं। चाइना के ऐसे काफ़ी सारे ऐप है जिसमें हमारा डाटा हैक होता है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इफ़ हम अपने कंट्री के ऐप यूज़ करेंगे तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम अच्छी तरीके से ट्रस्ट कर सकेंगे। ये कुछ प्रतिक्रियाएं हमने अभी आपको दिखाई हैं, लेकिन देश भर से ऐसी सैकड़ों हजारों प्रतिक्रियाएं अभी से हमें मिल रही हैं। और हम आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहते हैं कि इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है हमें अब 1.5 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुके हैं। भारत अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो संख्या है जो आज अभी कुछ मिनटों में 1.5 लाख तक पहुंच गई है, ये कुछ दिनों में करोड़ों तक पहुंच जाएगी और ये गूंज आप सबकी पूरी दुनिया सुनेगी। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स को बैन किया है उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है टिकटॉक की।
भारत में इस ऐप के लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं, जिनके लिए खबर हो सकता है किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिन्हें लोग टिकटॉक स्टार्स कहकर पुकारने लगे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स बन गए थे टिकटॉक पर, और अब वो चिंतित हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में भी कोई ना कोई टिकटॉकर जरूर हो। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब उन टिकटॉक स्टार्स का क्या होगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता हासिल की थी। हमने ऐसे ही कुछ टिकटॉक स्टार्स से आज बात की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टिकटॉक बैन होने के बाद ये सारे टिकटॉक स्टार्स घर पर बैठ गए हैं या घर पर बैठ जाएंगे, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अब इसको देखेंगे तो खुशी से झटका खा जाएंगे। ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस का इनर सर्कल का एक लेन है, और इस लेन को मालूम है किस नाम से जानते हैं लोग? टिकटॉक वाली गली। टिकटॉक वाली गली क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तमाम ग्रुप्स आते थे। मुझे याद है मैं शूट करने आया था तो यहाँ अलग अलग ग्रुप्स आपको मिलते थे जो अपने अपने वीडियोस शूट किया करते थे। लेकिन अब चूंकि टिकटॉक ऐप बैन कर दिया गया, उसके बाद अब यहाँ सन्नाटा है। लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी कि क्या टिकटॉक ऐप बैन किए जाने के बाद लाइट्स, कैमरा, एक्शन बंद हो गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जेड़ा सूट तू पाया सब कुछ देने किथों मिलदा आ। एक बड़े स्टार माने जाते हैं टिकटॉक के बाबा जैक्सन, और युवराज सिंह नाम है। इनको आपने पहले देखा भी होगा, इनके बारे में शायद आप जानते भी हों। क्या सोचते हैं वो? क्योंकि तकरीबन आप ये सोच लीजिए कि 60 लाख लोग, 60 लाख फॉलोअर्स इस वक्त टिकटॉक ऐप पर बाबा जैक्सन के थे। अब वो ऐप बंद हुआ, इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है? बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत निराशा भी हुई, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, हम उसको बड़ा या छोटा या उसको फेमस लोग बनाते हैं। लोग जो प्रतिभाएं उस प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो प्लेटफॉर्म बड़ा बनता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन जब ये बंद हुआ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आई कि अब मुझे जो मैंने फैमिली बनाई थी 6.1 मिलियन की, वो मुझे अब दूसरे प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे ज़रूर, लेकिन अब मुझे और सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देखना है, और वो मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग मुझसे जुड़ेंगे भी। और ऐसा भी नहीं है कि जो जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग मैंने जो बनाई है वो चली गई, ऐसा नहीं है। लोग मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जुड़ सकते हैं, और चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं हर वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहूँगा जहाँ मैं अपनी प्रतिभा और अपना टैलेंट दिखा सकूँ। बाबा जैक्सन की तरह हजारों नहीं बल्कि लाखों टिकटॉक स्टार्स अब भारतीय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रोपोसो और चिंगारी जैसी एप्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जो टिकटॉक के भारतीय विकल्प हैं, जिनके यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। नमस्ते, मैं एकता जैन, और मैं टिकटॉक पे वेरीफाइड अकाउंट था मेरा, जिसमें 752K फॉलोअर्स हैं मेरे, एंड आई गॉट 9.4 मिलियन हार्ट्स। ये जो बैन आया है, जो हमारी सरकार की तरफ से आया है, डेफिनेटली मैं उसको मान देती हूँ। जैसे सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या आगे, ठीक है, ये एक फेज था हमारी लाइफ में, जैसे हर एक की लाइफ में एक फेज होता है, कुछ एक एंटरटेनमेंट का फेज था, ये हो गया, चला गया। अब हम नया कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली कितने सारे इंडियन ऐप्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। मैंने कुछ नाम सुने हुए हैं, चिंगारी है, कहीं कुछ और है, कोई जी कुछ लेकर के आ रहा है, काफ़ी सारे हैं। तो अभी सब कुछ ट्रायल बेसिस पे है, तो हम डेफिनेटली उसके लिए वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी धीरे धीरे हर एक चीज़ अपना इंस्टाग्राम पे अभी फ़िलहाल के लिए शिफ्ट करना शुरू किया है। जितने भी वीडियोस हैं मेरे सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट हो रहे हैं। तो
मैं सपोर्ट कर रही हूँ और डेफिनेटली मुझे यकीन है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हमारे पास जो देश के जो इतने अच्छे अच्छे दिमाग वाले लोग हैं वो डेफिनेटली कुछ अच्छा सा लेकर के आएंगे जिस पे हम ऑलरेडी एंजॉय करेंगे। दिल्ली में रहने वाली टिकटॉक स्टार बहनें संजना और नूर की लोकप्रियता पूरे देश में थी, लेकिन अब उन्होंने ऐप डिलीट कर दी है और भारतीय ऐप्स पर अपना टैलेंट दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। कभी 15 वीडियो बना लेते थे, आज भी हमारा वही चल रहा है। इतनी वीडियोस हमारी आराम से बन जाती है। हम लोग अपना घर का काम करने के बाद सबसे पहले वीडियोस ही बनाते हैं। हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा कि टिकटॉक बंद हो गई है, हमें वीडियोस बनाने से मतलब है। और वैसे भी अब इंडियन ऐप आ रही है, हम उसमें अपनी वीडियोस बनाएंगे। टिकटॉक मैंने उसी दिन अनइंस्टॉल कर दिया था जब मैंने टीवी में न्यूज़ देखी थी, तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब हमारा देश इस चीज़ से पीछे हट रहा है तो मैं अपने देश के साथ चलना चाहूँगी, तो मैंने उसको टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया था। देश के साथ रहना है, देश के साथ हमेशा थे। हम भारतीय हैं तो हम भारतीय के साथ ही रहेंगे, हमें चलना ही उन्हीं के साथ है। टिकटॉक का कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि टिकटॉक ज़्यादा एंटरटेनमेंट देता है या चाइना वाले ही सब कुछ कर सकते हैं। हमारे इंडियंस, हमारे में बहुत टैलेंट है, हम और बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। टिकटॉक का मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि हम एंटरटेन अपने आप को ही करते हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने टिकटॉक के जरिए अपनी पहचान बनाई, स्टारडम हासिल किया, उन्हें टिकटॉक बैन होने पर दुख तो हुआ है, लेकिन उनका मानना है कि एक ऐप के बैन हो जाने से उनका टैलेंट खत्म नहीं हो जाएगा। एक चीन की ऐप बंद होगी तो ऐसी कई ऐप आएंगी जिन पर वो अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। वैसे भी कोई ऐप देश से बढ़कर थोड़ी हो सकती है। देश के नाम पर टिकटॉक तो क्या, हमारी जान भी कुर्बान कर देंगे हम। तो टिकटॉक के दिन अब भारत में समाप्त हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये जिन लोगों को आपने देखा, ये वो प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, जिनकी कला को चीन के ऐप्स की जरूरत नहीं है। मेड इन चाइना मंच की जगह इन्हें मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अब से पहले ये जो प्रतिभावान लोग थे, ये अपनी कला का जहां प्रदर्शन करते थे, उस थिएटर का मालिक चीन था, यानी जो थिएटर था वो चीन का था और वहां परफॉर्म करने वाले जो आर्टिस्ट थे वो भारत के थे। लेकिन अब कलाकार भी भारत के होंगे और थिएटर भी भारत का होगा, यानी कलाकार भी भारत के और मंच भी भारत का। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को जवाब देने के लिए जल्द ही मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मेरे नजर में है, मेरे दिमाग में है इस समय, जिस पर ये सारे टिकटॉकर्स मूव कर सकते हैं, और वो भारत का टिकटॉक होगा और टिकटॉक से बेहतर होगा। कुछ घंटे रुक जाइए, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आप सब टिकटॉक को एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी मिस नहीं करेंगे जब ये ऐप आपके पास आएगी, मेड इन इंडिया ऐप। और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, ये जो 59 ऐप्स बंद हुई हैं, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारी ऐप्स का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव पहले से ही आपके देश में मौजूद है। हमारे देश के लोगों के टैलेंट पर आप भरोसा रखिए, हमारे इंजीनियर्स पर, हमारे आईटी से जुड़े हुए हमारे जो लोग हैं उन पर आप विश्वास रखिए। हम लोग दुनिया भर को आईटी सॉल्यूशंस देते हैं, बड़े बड़े देशों में हमारे आईटी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, तो हम अपने देश के लिए नहीं बना सकते, और ये बहुत जल्द होगा। सिर्फ आपकी सोच जो है वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए, और उसी के लिए हमने आज ये मुहिम शुरू की है कि अब आपको मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। अगर आप मेड इन चाइना को हराना चाहते हैं तो आपको मेड इन इंडिया को मजबूत करना होगा। अपने जीवन से मेड इन चाइना को अब हटा दीजिए। हमने आपसे कुछ देर पहले आपको एक नंबर दिया था, और करीब 1.25 घंटे में हमें इस नंबर पर अब 1,67,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं। ये अपने आप में किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। 1 मिनट में 5,000 कॉल्स हमारे पास आ रही हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया को लेकर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप मेड इन इंडिया के पक्ष में हैं, अगर आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अब आप चीनी सामान को बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं, और अगर आपका जवाब हां है, तो इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए और पूरी दुनिया को आपकी मर्जी पता चल जाएगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले आपने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, और हमारे पास बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं कि वो भी अपना वीडियो बनाकर देना चाहते हैं,
और वो चाहते हैं कि दुनिया उनके वीडियोस को देखे। तो हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं, आप भी अपना वीडियो बना सकते हैं। छोटा वीडियो बनाइए, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का, जितना भी आप कम कर सकें, और उस वीडियो को आप #मेड इन इंडिया के साथ ट्वीट कर दीजिए और हम आपके वीडियो को जी न्यूज पर भी दिखाएंगे, जी न्यूज की जो वेबसाइट है उस पर दिखाएंगे, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर भी हम आपकी राय दिखाएंगे, आपके वीडियोस को दिखाएंगे। बस आपसे गुजारिश ये है, ये जो मुहिम आपने आज शुरू की है, ये जो युद्ध आज आपने शुरू किया है चीन के साथ, अब इसे रुकने मत दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये आज की या कल की या एक हफ्ते की बात है, अब ये हमेशा की बात है, उस दिन तक जब तक आपकी और आपके देश की विजय नहीं हो जाती। और 137 करोड़ लोगों ने अगर ये ठान लिया कि आपको लड़ना है और आपको जीतना है, तो फिर आप हर हालत में जीतेंगे। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया के पहले इमरजेंसी टेलीफोन नंबर 999 की शुरुआत कब हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। Z News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार, निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, आप उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे
सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए
तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। भारत में कपड़ा मिलों की नींव रखने वाले दिनशॉ मानेक जी का जन्म आज ही के दिन सन 1823 में हुआ था। दिनशॉ मानेक जी ने एक ब्रोकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और वर्ष 1855 में उन्होंने देश की पहली कपड़ा मिल की स्थापना की। इससे पहले भारत में हथकरघों से कपड़ा बनाया जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी का निधन आज ही के दिन वर्ष 1917 में हुआ था। वो भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। दादा भाई नौरोजी ने A.O. ह्यूम और दिनशॉ एदुलजी वाचा के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। यहाँ खास बात यह है कि 3 अलग अलग देशों में दादा भाई नौरोजी के नाम पर सड़कों का नाम रखा गया है और ये सड़कें मुंबई, कराची और लंदन में मौजूद हैं। दुनिया के पहले इमरजेंसी टेलीफोन नंबर 999 की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 1937 में हुई थी। इसे सबसे पहले लंदन में शुरू किया गया था। इमरजेंसी टेलीफोन नंबर एक ऐसी सेवा होती है जो किसी भी कॉलर को इमरजेंसी सर्विसेज से जोड़ते हुए तुरंत उस तक मदद पहुंचाने का काम करती है और अब ये सेवाएं भारत में भी मौजूद हैं।
आज के दिन वर्ष 1936 में इतिहास की सबसे मशहूर पुस्तकों में से एक गॉन विद द विंड प्रकाशित हुई थी और इसकी लेखिका का नाम था मार्गरेट मिचेल। मार्गरेट मिचेल एक पत्रकार थी, लेकिन अचानक एक शारीरिक चोट लगने की वजह से उन्हें पत्रकारिता छोड़नी पड़ी और अपने खाली समय में उन्होंने गॉन विद द विंड की रचना की। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि एक वर्ष में ही दुनिया भर में इसकी लाखों प्रतियां बिक गई। 1937 में गॉन विद द विंड नाम से एक हॉलीवुड फिल्म भी रिलीज हुई जो पुस्तक की तरह ही सुपरहिट साबित हुई। इस पुस्तक के लिए मार्गरेट मिचेल को 1937 में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि आजकल इस फिल्म पर रंगभेद के आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों की वजह से इस फिल्म को कई मशहूर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। हमारे देश के वो युवा जो लेखक बनना चाहते हैं वो मार्गरेट मिचेल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज से ठीक 3 साल पहले वर्ष 2017 में लंदन में पूरी दुनिया की घड़ियों में 1 सेकंड अतिरिक्त जोड़ दिया गया था। इसे लीप सेकंड कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि घड़ी में अचानक 1 सेकंड जोड़ने की क्या जरूरत है, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी के घूमने की गति में लगातार फर्क आता रहता है और इसकी वजह से समय में भी अंतर आ जाता है। ऐसे में अगर लीप सेकंड नहीं जोड़ा जाएगा तो हमारी घड़ियों में दिखने वाला समय धीरे धीरे गलत साबित होने लगेगा और यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के घूमने के वक्त को मॉनिटर करते हैं और उसे एटॉमिक घड़ी से मिलाते रहते हैं और जब भी समय में कोई फर्क दिखाई देता है तो वैज्ञानिक घड़ियों में लीप सेकंड जोड़ देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1972 के बाद से 27 लीप सेकंड्स जोड़े जा चुके हैं। अक्सर लीप सेकंड जोड़ने का काम 30 जून या फिर 31 दिसंबर को ही किया जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और चीन के खिलाफ इस युद्ध को लेकर भारत के लोगों में जो जोश है, जो उफान है भावनाओं का, वो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक सबको अपने साथ बहाकर ले जाने में सक्षम है, क्योंकि इसका आवेग इस बार अभूतपूर्व है। इसलिए आपको अपनी इस ताकत को हमेशा याद रखना चाहिए और आपको चीन के खिलाफ इस युद्ध में अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए, क्योंकि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, ये नया भारत है और इस बार चीन को अलग नतीजे देखने को मिलेंगे। 1962 का नतीजा इस बार नहीं होगा। नमस्कार।